जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुख्तदिर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। भाई थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। थैंक यू। डॉक्टर साहब, इंडिया ने फॉर्मली जो है वो G20 की प्रेसिडेंसी ले ली है। जी। और अभी तो वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए है, कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड कमिंग फ्रॉम ग्लोबल साउथ, वो ये है कि इंडिया जो है दैट इज़ वर्किंग टू बिल्ड द ब्लूप्रिंट बनाना चाह रहे हैं G20 की प्रेसिडेंसी का। और वो फोकस करना चाह रहे हैं ग्लोबल साउथ के ऊपर। ये डॉक्टर साहब, ये जो ग्लोबल साउथ पे फोकस करना चाह रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? इज इट टू compete with China? It is to establish their or it is to recognize among the countries in global south, और या नॉर्थ में बैठ के साउथ की एडवोकेसी करना? हाउ डू यू सी हाउ G20 की प्रेसिडेंसी को इंडिया इस्तेमाल करके ग्लोबल साउथ का जो है वो एजेंडा, आप समझ रहे हैं, सेट करना चाह रहे हैं? देखिए, जो G20 है बहुत अजीब इदारा है। इट्स बेसिकली एक क्लब। मतलब इट्स लाइक सेइंग के आप, मैं और मैं भी आरजू काजमी चाय के लिए मिलते हैं साल में एक बार। एंड देन वी डिसाइड के क्या टॉपिक्स हम डिस्कस करें, क्या ना करें। फिर रोहित को कहते हैं तुम भी आ जाओ रोहित, चलो बैठ के हम बात करते हैं। ना कोई ग्रुप हो, ना कोई इंस्टीट्यूशन हो। इट्स लाइक ए क्लब दैट मीट्स वंस इन अ वाइल। लेकिन जिस तरह से उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सिर्फ 19 मुल्क और यूरोपियन यूनियन है। और वो जो 19 कंट्रीज भी हैं वो यूरोपियन यूनियन से ओवरलैप होते हैं। यानी पहले बर्तानिया भी यूरोपियन यूनियन में था, लेकिन जर्मनी और फ्रांस को ले ले आप, इटली को ले ले, दे आर डबल मेंबरशिप है उनकी, एज ए कंट्री एज वेल एज पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो G20 इज 19 कंट्रीज प्लस। लेकिन इनकी जो कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन और कंसंट्रेशन ऑफ जीडीपी जो है, तकरीबन 80-85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, 70। तो बेसिकली व्हाट G20 हैज सेड इज कि भाई, ये जो गरीब मुल्क है इनको दफा करो। यूएन में आते हैं, ये गड़बड़ करते हैं। अमेरिका के लिए भी जनरल असेंबली में एक वोट है, और श्रीलंका के लिए भी एक वोट है, मालदीव के लिए एक वोट है। हमारे पास यहाँ इंडिविजुअल्स है जो मालदीव से ज्यादा अमीर है। ये क्या क्या बात हुई, राइट? के इक्वल स्टेटस। तो G20 इज ए वेरी स्मॉल क्लब विच कंट्रोल्स अ लॉट ऑफ ग्लोबल फाइनेंस। और उसका क्रिएशन जो 2007 और 8 की रिसेशन के बाद, उसका एक ही मकसद था कि ग्लोबल फाइनेंशियल पॉलिसीज को वो स्टेबलाइज करे। क्योंकि बैंकिंग पॉलिसीज काफी लैक्स हो गई थी, जिसके वजह से वो हो, तो लिबरलाइजेशन जरा ज्यादा हो गया था। तो जिसके वजह से फाइनेंशियल, ग्लोबल फाइनेंशियल पॉलिसीज। और एक दूसरी चीज ये है कि कंट्रीज के मुख्तलिफ टैक्सेशन के वजह से लोग बिजनेस को इधर से उधर कर देते हैं। आपको पता है, मैं जिस स्टेट में रहता हूँ, डेलावेयर में, हम टैक्स फ्री स्टेट है। तो टॉप 500, जो फॉर्च्यून 500 के कई कंपनीज डेलावेयर में रजिस्टर्ड है, क्योंकि वो टैक्स नहीं पे करते। लेकिन उनका कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेल बॉक्स होता है। तो अगर आप कोई मेजर कंपनी को खत लिखते हैं या कुछ भेजते हैं, तो उनके मेल बॉक्स में आता है। और ऐसे 4-5 बंदे हैं जो 10-15 कंपनीज के लिए वो मेल बॉक्स खोल के फिर वो फॉरवर्ड कर देते हैं वो लीगल लेटर्स। तो इन दैट सेंस एक किस्म से क्या हो गया है कि पॉलिसीज को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की थी G20 ने, ताकि ये जो ग्लोबल इंस्टेबिलिटी है, ये टैक्सेशन जो बचने के लिए। आपको पता है, मिडल ईस्ट की कंपनीज यहाँ डेलावेयर में रजिस्टर्ड है। जिस जिस मुल्क में अगर आप कंपनी खोलना चाह रहे हैं, तो आप डेलावेयर में खोल लीजिए। $49 में कंपनी खुलती है। तो आप पाकिस्तान में टैक्स देने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि हम टैक्स नहीं लेते। आप अमेरिकन कंपनी हो जाएंगे, आपको दूसरे बेनिफिट्स मिलेंगे। दिस इज फॉर जस्ट $49। इंटरनेट पे जाए, 1 घंटे में भी नहीं, आधे घंटे के अंदर हो जाता है ये सब। तो इस तरह की चीजों को कंट्रोल करने के लिए G20 कायम की गई थी। तो अगर आप नरेंद्र मोदी, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, अगर उनका आर्टिकल आप पढ़ें जो आज छपा है कई अखबारात में, सो ही सेइंग के
2 चीज़ें उन्होंने इंटरेस्टिंग कही। एक तो फाइनेंशियल ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ काम किया है G20, बट इट हैज़ आल्सो वर्क्ड टुवर्ड्स डेट रिलीफ ऑफ पुअर कंट्रीज़। तो मैं सोच रहा था पाकिस्तान का क्या हुआ? G20 से क्या मदद मिली पाकिस्तान को? आई डोंट थिंक कुछ मिली है। बट ही इज़ सेइंग आई वांट टू टेक G20 फर्दर। तो हम्म वो G20 को एक पॉलिसी ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, जहाँ पर इंटरनेशनल पॉलिसी बने, और उनके जो टॉप 3 प्रायोरिटीज़ जो मोदी ने आइडेंटिफाई किए हैं, वो है क्लाइमेट नंबर 1, नंबर 2 टेररिज्म, और नंबर 3 जो है सो वो पैंडेमिक्स की बात कर रहे हैं। तो टेररिज्म वाज़ नेवर एन एजेंडा ऑफ G20 इससे पहले। सिर्फ द फाइनेंशियल साइड ऑफ टेररिज्म कम्स अंडर G20 का एजेंडा। तो अब मुझे लगता है कि क्या इंडिया की लीडरशिप के अंडर G20 विल आल्सो स्टार्ट लुकिंग एट सिक्योरिटी इश्यूज, क्योंकि जब ये स्केड्यूल करेंगे कॉन्फ्रेंस और समिट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 400-500 कॉन्फ्रेंसेस होने वाले हैं एक साल के अंदर ऑन डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज, छोटे से लेके बड़े तक। फिर वो समिट होगा जाके नवंबर के दिसंबर के करीब एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये जो कॉन्फ्रेंसेस हो गए, अगर इंडिया 10-15 कॉन्फ्रेंसेस स्केड्यूल कर देता है ऑन टेररिज्म फॉर एग्जांपल, तो G20 की फोकस विल आल्सो मूव टुवर्ड्स दैट। और इंडिया के लिए ये बहुत ही यूं कहिए कि द चिप्स हैव फॉलन इन अ वेरी लकी वे इंडिया के लिए। देखिए, ये कोई G20 की प्रेसिडेंसी इज नॉट एन अचीवमेंट, ये रोटेशन से आती है, यानी सबको मिलेगी। जैसे आप नेक्स्ट ब्राजील को जा रही है, उसके बाद साउथ अफ्रीका को जा रही है, ये नहीं कि साउथ अफ्रीका ने कुछ अचीव किया है, इट इज देयर टर्न। लेकिन इंडिया के साथ ये हुआ है कि इंडिया का टर्न came at the same time that India is going to be the president of the UN Security Council, and India is going to also be the head of Shanghai Cooperation Organization. तो उससे क्या हो गया है, इंडिया हैज गॉट ए, मतलब ये बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है इंडिया को टू सेट द ग्लोबल एजेंडा। तो G20 में जो मुल्क आते हैं वो तो आएंगे, बट एससीओ में जो आते हैं वहां पे पाकिस्तान भी होगा, ईरान भी होगा, अफगानिस्तान इज एस्पायरिंग टू बिकम मेंबर्स, सारा का सारा सेंट्रल एशिया है जो G20 में नहीं है, राइट? सिर्फ इंडिया, रशिया, चाइना है और टर्की है जो G20 में। टर्की इज नॉट अ मेंबर ऑफ एससीओ अभी, लेकिन वो ज्वाइन करने की कोशिश कर। तो वो मुल्क भी जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है बट नॉट इन G20, वो भी विल नाउ बी लुकिंग एट इंडियाज एजेंडा सेटिंग इन एससीओ। और जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में है, इंडिया कैन कॉल इवेंट्स। मतलब मैं ये कह रहा था कि जो आपके जो नए जनरल है, कहीं वो डोमेस्टिक प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई इंटरनेशनल लफड़ाना शुरू कर दें वो, ताकि इसके कि पूरा मुल्क यूनाइट हो जाएगा अगर हम बॉर्डर पे कुछ झगड़ा वगड़ा शुरू कर दिए। तो इस बार तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया विल बी एबल टू इमीडिएटली होस्ट एन इवेंट, और फिर G20 में टेररिज्म का जो मेन फोकस है। सो आई हैव अ फीलिंग कि ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू इंडिया टू टेक ऑफ। इंडिया का जो इंटरनेशनल स्टैचर है वो और भी बढ़ जाएगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। लेट्स से कि आपने कोई किताब लिख दी और आप कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी किताब प्रमोट करें कि अरे देखिए मैंने किताब लिखी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, आप सबको ईमेल कर रहे हैं, आप अपने शो पे प्रमोट कर रहे हैं वगैरह। लेकिन अगर आप किसी दुनिया के सबसे बड़े बुक फेयर के अगर आप प्रेसिडेंट बन गए उसी साल, तो आप सबसे बड़ा पैनल आप अपनी किताब पे रख ले सकते हैं, एंड यू विल मेक श्योर कि आपकी किताब हर पब्लिशर, हर दुकान में हो, सो यू कैन रियली पुश योर बुक, राइट? और दूसरी चीज ये है कि जब लोगों को पता चलेगा भाई कमर चीमा इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट, तो सब आपके सीवी भी देखेंगे, अगर है दे लुक एट यू अ बिट मोर क्लोजली, राइट? अगर आपको नहीं, सो जो जब इंडिया जो बार बार कह रहा है कि वी विल स्पीक फॉर द ग्लोबल साउथ, ये बात ना अमेरिका कहता है, ना यूरोप कहता है, ना यूरोप का कोई कंट्री कहता है, ना कोई चाइना कहता है। तो जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज है, दे आर गोइंग टू टेक अ क्लोजर लुक एट इंडिया, even closer than before, कि इंडिया, what has India got to offer to us, ये सवाल पे वो ज्यादा तवज्जो देंगे। एंड जयशंकर की, मैं आज दिसंबर 1 को इंडिया में एक किताब लॉन्च हुई एशली टेलिस की, कार्नेगी एंडाउमेंट वाले जो है, तो उनकी किताब के लॉन्च पे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने बहुत इंटरेस्टिंग बातें की। तो ही सेड के दिस इज व्हाट वी कैन ऑफर, हम जो मुल्कों को जो ऑफर कर सकते हैं, वी कैन गिव ग्लोबल साउथ ए वॉइस इन G20 एक। लेकिन G20
से हट के भी इंडिया हैज़ अ लॉट टू ऑफर। और उन्होंने कहा कि हम डिजिटाइज़ेशन जो दुनिया में इतना इम्पोर्टेंट है, डिजिटाइज़ेशन जो है सो हम ऑफ़र कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी ऑफ़र कर सकते हैं, नो हाउ ऑफ़र कर सकते हैं, वी कैन प्रमोट। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की जयशंकर ने, उन्होंने कहा कि कंपाला में कोई मीटिंग हुई थी, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम एजेंडा लेके नहीं आ रहे हैं अफ्रीका, हम आ रहे हैं अफ्रीका हेल्प करने, आप बताएं हाउ वी शुड हेल्प यू। तो आप मुझे बोलें कि आपको क्या चाहिए, ए बी सी एंड डी, और मैं उसमें से अगर जो भी कर सकता हूँ आई विल डू। तो उसमें वो ही वाज टॉकिंग अबाउट इंडिया के जो वैक्सीन का प्रोग्राम था, वैक्सीन मैत्री, यानी जो वैक्सीन इंडिया डिप्लोमेसी जो शुरू की थी कैरिकॉम में, अफ्रीका में कई मुल्क वे वेरी हैप्पी टू गेट दैट सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। तो यूं कहिए कि इंडिया इज एक तरह से जो पुरानी नॉन अलाइंड पॉलिसी थी ना, उसी पे चल रहे हैं। ग्लोबल साउथ इज द सेम कंट्रीज जो नॉन अलाइंड मूवमेंट में थे। इस बार इंडिया इज नॉट नॉन अलाइनिंग, बट इट इज मेकिंग ए बिड फॉर द लीडरशिप ऑफ द ग्लोबल साउथ। वहां पे नॉन अलाइन मूवमेंट में वो शेयर कर रहे थे लीडरशिप विद इजिप्ट एंड इंडोनेशिया और युगोस्लाविया, जो उसका आज तो वजूद भी नहीं है, राइट? आपको याद होगा जो 5 मुल्क लीड कर रहे थे। लेकिन अब इंडिया वांट्स टू बी द सोल स्पोक्सपर्सन एंड लीडर, और उससे ये भी होगा कि इंडिया की जो लेवरेज है टुवर्ड्स यूरोप, टुवर्ड्स चाइना, टुवर्ड्स यूएस, वो बढ़ जाएगी ना। तो इंडिया कहेगा कि आप मेरे से बात कर रहे हैं तो आप सिर्फ मेरे से नहीं बात कर रहे, मेरे पीछे 134 कंट्रीज, 134 कंट्रीज मेरे पीछे खड़े हैं, राइट? So it is like that कि you have 134 countries who are looking up to India for leadership. So I think it is a very bold और काफी wise foreign policy है, except कि थोड़ी रेटरिक ज्यादा हो गई है, which is not very credible. Harmony, humanity, ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी इज होपिंग कि उनको नोबेल प्राइज वाइज मिल जाए पीस का। लेकिन डोमेस्टिकली वो बातें नहीं चल रही है। आज मैं देख रहा था वो रमेश, क्या पता नहीं उनका कोई एमपी है, वो तो मतलब इतनी नेगेटिव बातें कर रहे हैं रोहिंग्यास के बारे में, बांग्लादेशीज के बारे में, रेफ्यूजीज के बारे में। तो देयर इज अ डिस्कनेक्ट कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इज नॉट इन अलाइनमेंट जो ये वैल्यूज इंटरनेशनली प्रमोट कर रहे हैं। तो उसमें ये होगा कि भाई ठीक है, इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पास तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन विजन है। अब है बदमाश, क्या करें मुल्क में। सो इट इज दैट काइंड ऑफ एन इमेज जो क्रिएट होने की कोशिश कर रहा है। विल सी हाउ दैट गोज, बिकॉज इंडिया की जरूरत है यूरोप को, इंडिया की जरूरत है अमेरिका को, और चाइना भी चाहता है कि इंडिया डज नॉट लीन टू मच टुवर्ड्स द यूएस, मतलब उसके खिलाफ अलाइन। तो मुझे लगता है कि आप आइंदा 1 साल में देखेंगे, खासतौर से थ्रू एससीओ, कि चाइना विल ट्राई टू इम्प्रूव इट्स रिलेशंस विद इंडिया। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जब ग्लोबल साउथ की बात आती है, इंडिया का G20 की प्रेसिडेंसी आती है, तो पाकिस्तान में भी इसको देखा जा रहा है बड़े गौर से कि ज़ाहिर बात है इंडिया क्या इसका टोन सेट करता है। कुछ हलकों का कहना ये है, मैंने सुना पढ़ा भी, कुछ हलकों ने ये कहा कि जिस तरह फॉर एग्जांपल रिसेंटली भी एक कॉन्फ्रेंस हुई आई थिंक इंडिया के अंदर, और जो ग्लोबल जो टेरर फाइनेंसिंग है उसके ऊपर बात हुई। अभी जी आपको हाल ही में पता है कि पाकिस्तान जो है वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है, गो कि जी इंडिया ने पाकिस्तान को रोकने की कहा कि नहीं इसको ना निकाला जाए। जी आप क्या समझते हैं कि जब ये टेरर फाइनेंसिंग का जिक्र आता है, तो क्या आप समझते हैं कि इंडिया जो दोबारा पाकिस्तान को फ्रेम करने की कोशिश करेगा, उसमें जहां पे उसका ग्लोबल एजेंडा है, यूरोप के साथ कैसे डील करना है, G20 ममालिक के साथ करना है, वो करता रहेगा, और साथ में जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, ग्लोबल साउथ की बात बात जी करता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान को वो इस टेरर फाइनेंसिंग से और इन चीजों से लिंक करता रहेगा, ताकि वो पाकिस्तान पे कॉन्टिन्यूसली जो है वो प्रेशर डालता रहे। दिस इज व्हाट many Pakistanis are thinking. आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इसके हवाले से? हाउ डू यू सी फ्रॉम द पाकिस्तानी लेंस? देखिए, अगर किसी ने मुझसे पूछा कि साउथ एशिया में फिलवक्त सबसे बड़ा विक्टिम ऑफ टेररिज्म कौन है इस हफ्ते, तो वो तो पाकिस्तान है। आपके बंदे तहरीक तालिबान, पाकिस्तान वाले आपको इधर उधर अटैक कर रहे हैं, सुसाइड बॉम्बिंग, 4 फौजी मारे गए वगैरह।
तो वी कैन सी दोज एपिसोड्स, राइट? लेकिन इंडिया में पिछले चंद महीनों में ऐसा कोई मेजर एपिसोड तो नहीं हुआ ना टेररिज्म का, अनलेस कि इंडियन गवर्नमेंट इज कंटिन्यूअसली सक्सेसफुली मिलिट्री इज स्टॉपिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज जो पाकिस्तान से मुसलसिल आ रहे हैं और इंडिया उसको रोके जा रहा है। एंड दैट इज द सोर्स ऑफ इरिटेशन, क्योंकि मतलब इंडिया इज सिंगुलरली फोकस्ड ऑन ये इंटरनेशनल टेररिज्म। सिवाय इंडिया के अब ज्यादा कोई बात नहीं कर रहा है। देखिए, अब अमेरिका इज ऑल्सो नॉट टॉकिंग, यूरोप भी नहीं टॉक कर रहा है, G20 में बाली में टेररिज्म पे ज्यादा तवज्जो नहीं था। तो बट यहाँ पे इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर क्लाइमेट, और क्लाइमेट पे इंडिया इज नॉट रियली वेरी अहेड। इंडिया इज द थर्ड बिगेस्ट पोल्यूटर इन द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कि या तो कुछ हो रहा है मुसलसिल बॉर्डर पे, या इंडिया हैज मेड टेररिज्म ए कोड वर्ड फॉर पाकिस्तान। कि पाकिस्तान, मिसाल के तौर पे जो इमरान खान जाके इंडिया के खिलाफ तकरीर, या आपके शहबाज शरीफ साहब जाके तो यूएन में जो इंडिया के खिलाफ टेररिस्ट स्पीच, ये सारी एक्टिविटीज को इंडिया हैज क्लब्ड अंडर टेररिज्म एंड इट वांट्स द वर्ल्ड टू थिंक ऑफ पाकिस्तान एज ए टेररिस्ट कंट्री। और सो पाकिस्तान हैज टू फाइंड अ वे टू डील विद इट। वो हमारे पास कहते हैं ना कि हैदराबाद में एक मुहावरा है कि खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कट्टा तो खरबूजा ही है, राइट? तो पाकिस्तान इज इन दैट सिचुएशन नाउ विद इंडिया कि वो इंडिया को अटैक करे या इंडिया उनको अटैक करे, नुकसान तो पाकिस्तान का ही होगा, इट विल गेट मार्जिनलाइज्ड। दूसरी चीज ये है कि इंडिया इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ पोजीशन टू गिव। समझ रहे हैं आप? तो अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान का हाथ ऐसा है, True. इंडिया का हाथ ऐसा है फॉर अ लॉट ऑफ द वर्ल्ड। तो उससे जो बैलेंस ऑफ पावर दोनों मुल्कों के बीच में बहुत फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म हो चुका है। एंड और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के जो फ्रेंड्स हैं मुस्लिम वर्ल्ड में, वो धीरे धीरे पाकिस्तान को अबैंडन कर रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया एक बहुत अच्छा मिसाल है। आपको पता है टर्की की जो फॉरेन पॉलिसी पोजीशन थी कश्मीर में, वो समरकंद में जब अर्दोगान की मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी से, उसके बाद से जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टर्की ने बयान दिया, टर्की बेसिकली सेड दिस इज अ बायलैटरल इशू। याद है आपको अर्दोगान की तकरीर? उसमें कह दिया कि ये इंडिया और पाकिस्तान हैज टू रिजॉल्व दिस इशू, मसला है लेकिन दे हैव टू रिजॉल्व। तो सो यू कैन से कि पूरा यू टर्न नहीं किया उन्होंने बाय सेइंग कि कश्मीर में मसला नहीं है, बट ही बेसिकली टुक द पोजीशन ऑफ इंडिया कि ये बायलैटरल इशू है। मतलब पाकिस्तान ट्राइज टू इंटरनेशनलाइज इट, इंडिया लाइक्स टू कीप इट बायलैटरल। तो टर्की भी वही पोजीशन है। तो इंडिया की जो डिप्लोमेसी इज लाइक हाइपर डिप्लोमेसी चल रही है, एंड इंडिया हैज नाउ कैपेसिटी। मुझे वो जयशंकर की तकरीर बहुत पसंद आई, बिकॉज मैं कई सालों से लिख रहा हूं कि जब एक मुल्क की फॉरेन पॉलिसी, मैंने आपके शो पे भी 2-3 बार कहा है कि अगर आपकी एम्बिशन और आपकी कैपेसिटी में फर्क, अगर आपकी तनख्वाह इतनी है कि आप सिर्फ साइकिल चला सकते हैं, लेकिन आपको मर्सिडीज चलाने का एकदम पागल जुनून से चल गया, तो आप रिश्वत लेना शुरू कर देंगे, चोरी करना शुरू कर देंगे, राइट? टू मेक द ब्रिज द गैप, कैपेसिटी गैप। तो टेररिज्म इज दैट वे इन विच कंट्रीज ब्रिज उनका जो कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज है और उनके जो फॉरेन पॉलिसी एम्बिशंस में जो गैप है, उसको वो टेररिज्म और इस तरह से हाइब्रिड वॉरफेयर से भरने की कोशिश करते हैं। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी टू सी कि जयशंकर यही कह रहे थे कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी हैज बीन ऑलवेज कंसिस्टेंट विद इट्स कैपेसिटी। ये हमारी जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा कोशिश कभी नहीं की। और अब सिंस इंडिया की कैपेसिटी बढ़ रही है, इंडिया के ग्लोबल एम्बिशंस भी बढ़ रहे हैं। और इंडिया हैज दिस ह्यूज एडवांटेज ना, पॉपुलेशन देखें आप 1.4 बिलियन, सबसे ज्यादा बड़ा मुल्क हो गया है। तो जो भी इंडिया करता है इट मल्टीप्लाइज टू अ लार्ज एक्सटेंट, इट विल हैव अ ग्लोबल इम्पैक्ट। इंडिया का डायस्पोरा सबसे बड़ा है। इंडिया की अब इकोनॉमी, अब हालांकि जीडीपी सिर्फ $2,000-2,500 है, but the economy is the fifth biggest in nominal terms, और अगर आप पीपीपी के लिए एडजस्ट करें तो ऑलरेडी इंडिया इज द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, चाइना और अमेरिका के बाद। तो ये जो कैपेसिटी है, जो बड़े पॉपुलेशन वाले मुल्क होते हैं, अगर वो अमीर भी नहीं है तो उनके पास इतना पैसा होता है कि दे कैन अफोर्ड टू हैव अ हाई फॉरेन पॉलिसी, हाई डिफेंस बजट, जिस तरह इंडिया के पास। समझ रहे ना आप? हालांकि इंडिया कंपेयर टू से चाइना,
चाइना की जो जीडीपी है पर कैपिटा वो 10,000 के ऊपर है, अमेरिका की 70,000 है। लेकिन इंडिया इज एबल टू बी competitive on the defense because of the size of the country. So ये सारी चीजें इंडिया के फेवर में हैं और so going forward मेरे ख्याल से this is 2023 is going to be the year of India. Will it take off? Will it not? That is the challenge. अब मतलब आई एम कॉन्फिडेंट कि जब तक जयशंकर के साथ जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स है उनको इंटरप्ट ना करें, उनको जरा डिस्ट्रैक्ट ना करें. I think if they leave India's foreign policy in the hands of Jaishankar, he will make India a very prominent country by 2024. बिल्कुल ठीक हो गया. अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ. जी पूछिए. ऐसे मेरे ज़बान में आया कि फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि अगर G20 की प्रेसिडेंसी आ गई, इंडिया जो है वो रशिया यूक्रेन के दरमियान अगर कोई सीज फायर कराने में कामयाब होता है, क्योंकि मोदी साहब ने ये कहा कि G20 जो है वो बुद्धा की और गांधी की लैंड पे होगी और हम दुनिया को मैसेज देंगे पीस ऑफ टू द वर्ल्ड, हम दुनिया को अमन का मैसेज देंगे. और बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि रशिया यूक्रेन के दरमियान सीज फायर शायद करा सकें, शायद कोई इस तरह के हालात भी पैदा हो सके कि चाइना ताइवान के दरमियान में टेंशन कम कर सके. अच्छा, इंडिया की जो पोजीशन है इसको आप किस थ्योरेटिकल लेंस से देखते हैं? आप एक रियलिस्ट लेंस से देखते हैं, जो है वो एक न्यू लिबरल लेंस से देखते हैं, या न्यू रियलिस्ट लेंस से देखते हैं कि इंडिया सिस्टमिक वे से तो नहीं आ रहा, या इंडिया आप समझते हैं न्यू लिबरल लेंस से आ रहा है, या कि इंडिया स्टिल थिंकिंग फ्रॉम द स्टेट का जो एंगल होता है, द रियलिस्ट एंगल जो है उस एंगल से सोच रहा है? सो जब इंडिया सिर्फ पीस की बात कर रहा है, पीस टू द वर्ल्ड, और जब उसके पीछे वो इतनी फोर्स की बात नहीं कर रहा या इन चीजों की बात नहीं कर रहा, सो हाउ डू यू फ्रेम इट? आइदर इंडिया इज जस्ट थिंकिंग द स्टेट इज द डोमिनेंट एक्टर एंड स्टेट की बात कर रहा है जो रियलिस्ट मॉडल है, या कि ये न्यू लिबरल या न्यू रियलिस्ट मॉडल की बात कर रहा है, या इसकी फॉरेन पॉलिसी को आप कैसे फ्रेम करेंगे सर? देखिए, इंडिया हैज बिकम मोर एम्बिशियस. ये बात तो बहुत साफ क्लियर है कि इंडिया has a more ambitious foreign policy now than it had before. मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ. तो दो शख्स लड़ रहे होते हैं रोड पर, तो तीसरा शख्स आके वहां खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि भाई मत लड़ो, क्या कर रहे हो. पीस मेकर बनने जाता है. तो जो दो शख्स लड़ते रहते, उसमें से एक बंदा दूसरे बंदे से कहता कि भाई अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं पूरे तुम्हारे 64 दांत तोड़ दूंगा. तो ये जो तीसरा बंदा जो पीस मेकर होता है वो पलट के कहता है भाई इंसान के तो 32 ही दांत होते हैं, आप 64 कैसा तोड़ेंगे. इसे मुझे पता था आप बीच में आएंगे इसलिए आपके भी गिन लिया. तो बात वक्त क्या होता है, पीस मेकर, इफ यू डोंट हैव द स्टैचर जिसमें यू आर नॉट मोर पावरफुल देन बोथ द प्लेयर्स, इट इज नॉट अ स्मार्ट थिंग टू गेट इनटू इट पीस मेकिंग के रोल में, राइट. तो अमेरिका और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशंस है उसमें इंडिया डजंट have an opportunity to bring them together. India can be the venue where these people meet. जैसा G20 next year में हो सकता है कि पुतिन और बाइडेन की मीटिंग हो जाए, so they can meet there, but India can't convene them. India can't pick up the phone and say Biden चलो कल आ जाओ आप फाइट लेके, पुतिन कल आ जाओ, मैं शिमला में आप दोनों की मीटिंग कराता हूँ, फिर मैं बजे गिराता हूँ. India can't do that, right? So that is one scenario. दूसरी चीज ये है कि India has many parallel things going. So for example, India चाहता है कि इंडिया बन जाए a major manufacturer of chip technology, right? वो चाह रहा है कि इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी शुरू हो गई. आपको पता है एक हफ्ता पहले G20 की मीटिंग से जो अमेरिका की कॉमर्स सेक्रेटरी येलेन थी, शी वेंट टू इंडिया और अमेरिका ने इंसेंटिवाइज किया है कोई ग्रीन टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज को टू इन्वेस्ट इन इंडिया अप टू $500 million. It's a small investment, but it is in the right technological area. So India is aspiring to become a major producer of high-tech chips वगैरह. लेकिन guess जब ये करेंगे तो वो ताइवान के साथ कंपटीशन में आ जाएंगे. ताइवान से मतलब they'll be competing on the sources of technology जो सिलिकॉन वैली से आती है. चिप्स के डिजाइन वगैरह वहां से आते हैं. तो इंडिया विल बी competing with Taiwan in Silicon Valley. They will be competing with ताइवान वेंचर कैपिटल के लिए और फिर मार्केट के लिए भी.
तो जैसा-जैसा इंडिया की चिप टेक्नोलॉजी का बिज़नेस बढ़ते जाएगा, वैसा-वैसा ताइवान का नुकसान होगा। सो ऑन दैट ग्राउंड क्या ताइवान विल देन बी हैप्पी टू ब्रिंग इंडिया इन एज़ अ जियोपॉलिटिकल एलाई? जब फोकस ये जो आपके पाकिस्तान के जनरल कहते हैं ना जियो इकोनॉमिक्स, ये जियो इकोनॉमिक्स हो जाएगा वहाँ पर। तो जियो इकोनॉमिक्स में टेंशन और जियो पॉलिटिक्स में कोऑपरेशन, क्या ये मुमकिन है? दैट इज़ द क्वेश्चन। और जहाँ तक ये थ्योरेटिकल सवाल है, इंडिया की जो मैं इंटरैक्ट किया हूँ प्रोफेसर्स से, स्कॉलर्स से, स्टूडेंट से, फॉरेन मिनिस्ट्री के लोगों से, तो वहाँ पे ऐसा पढ़ाया जाता है जैसे कि रियलिज्म इज़ द ओनली अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस और द वे, कि फॉरेन पॉलिसी शुड बी बेस्ड ऑन रियलिस्ट प्रिंसिपल्स। अमेरिका में रियलिज्म का क्रिटिक बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग जब करते हैं आईआर थ्योरीज जब पढ़ाते हैं, तो यस वी टीच रियलिज्म बट वी आल्सो क्रिटिक इट। इनफैक्ट मेरा जो डिपार्टमेंट है 25 प्रोफेसर है, एक भी रियलिस्ट नहीं है। मैं पढ़ाता हूँ रियलिस्ट और मेरे एक दोस्त है स्टुअर्ट कॉफमैन, हम पढ़ाते हैं लेकिन उसको क्रिटिक भी कर देते हैं इमीडिएटली। बट इंडिया में इट इज वेरी क्लियर। इनफैक्ट अगर आप जयशंकर के 2-3 स्पीचेस सुने, ही हैज रेफर्ड टू रियलिज्म एज अ प्रिंसिपल्स। तो वो समझते हैं कि रियलिज्म इज द बेस्ट वे टू डिफाइन द बेसिक नेशनल इंटरेस्ट। समझे ना आप? जब आइडियोलॉजी आ जाती है तो वहां पे लिबरलिज्म आना शुरू हो जाता है। बेसिक जो मुल्क की नेशनल इंटरेस्ट है, प्रोटेक्ट माय बॉर्डर्स, प्रोटेक्ट माय एसेट्स, राइट, उसके ऊपर जब आप ऐड करना चाहते हैं, जैसा लेट्स प्रमोट दैट द वर्ल्ड बिकम्स मोर ग्रीन, यहाँ पे आप लिबरलिज्म में आ गए। लेट्स प्रमोट डेमोक्रेसी। तो आप देखिए इंडिया डजंट डू दैट। अब पहली बार यू कैन सी नरेंद्र मोदी की ये जो आर्टिकल में है कि इंडिया इज गोइंग टू पुश फॉर ग्रीन टेक्नोलॉजी, इंडिया इज गोइंग टू पुश फॉर डिजिटाइजेशन। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैंने अभी एक कॉन्वर्सेशन किया अनवर इब्राहिम को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए। तो जब मैं मलेशिया के बारे में पढ़ रहा था, आई रियलाइज कि कोविड के दौरान मलेशिया विच इज अ फास्ट ग्रोथ इकोनॉमी, मतलब काफी तेजी से ग्रो होती है, छोटी है लेकिन बड़ी तेजी से ग्रो होती है, उसकी अट्रैक्शन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज क्वाइट हाई फॉर इट्स। उसकी 11,000 है उसकी पर कैपिटा जीडीपी, इट इज रिचर देन और ऑन द सेम लेवल एज चाइना, लेकिन वो डिजिटली बहुत बैकवर्ड है। तो मतलब वर्क फ्रॉम होम वाज अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग द कोविड एरा इंडिया वहाँ मलेशिया में। So even though Malaysia is in a sense a richer economy than India, India has a lot to teach Malaysia. तो अगर मलेशिया अनवर इब्राहिम इज ऑल्सो रियलाइज्ड कि वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। आपने देखे होंगे अनवर इब्राहिम के 2-3 मुलाकात हुए हैं नरेंद्र मोदी से। सो इंडिया कैन ऑफर मलेशिया जैसे कंट्री को डिजिटाइजेशन ऑफ देयर मॉनेटरी पॉलिसीज, डिजिटाइजेशन ऑफ देयर वर्क स्पेस। सर एक छोटा सा पॉइंट करूं, मैं इत्तेफाक से आपसे बात कर रहा था तो मैंने आज ही पढ़ा है एक CSIS का एक डाटा मैं देख रहा था कि जो अमेरिका की जो सेमीकंडक्टर और जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं एशिया से, वो इस वक्त सबसे ज्यादा तकरीबन 21-22 बिलियन डॉलर की वो मलेशिया से इंपोर्ट कर रहा है, जबकि 2017 में वो मलेशिया से 16 बिलियन की कर रहा था, और 2017 में चाइना से कुछ 23 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट कर रहा था, लेकिन अभी 11 बिलियन डॉलर कर रहा है। सो डोंट यू थिंक कि ये मलेशिया है तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है फॉर जो है वो अमेरिका, क्योंकि उसकी जो, और इसी के साथ साथ ताइवान को 15 बिलियन डॉलर है, साउथ कोरिया 11 बिलियन डॉलर, वियतनाम 7, तो सबसे ऊपर तो जो मलेशिया है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्टिंग दी सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। देखिए मैं आपको एक मलेशिया का एक चीज बताता हूँ। जो मलेशिया की ग्रोथ हुई, तो बिकॉज मलेशिया इज एक्सपोर्टिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी डजंट मीन कि मलेशिया इज डिजिटली एडवांस्ड। ठीक है, लेट्स टेक नाइकी का एग्जांपल ले लें। ठीक है, नाइकी जो है सिर्फ जूते बनाता है, जूतों के टॉप्स बनाता है इंडोनेशिया में, जूते के बॉटम्स बनाता है वियतनाम में। वो दोनों चीजों को लेकर आता है अपने वेयर हाउस में इन मलेशिया, जहाँ पे मलेशियंस आके उसको चिपकाते हैं टॉप एंड बॉटम को, और फिर मलेशिया 10 बिलियन डॉलर के जूते अमेरिका को एक्सपोर्ट कर देता है। तो इसमें मलेशिया का क्या कमाल हुआ, राइट? ये तो सारा नाइकी की फैक्ट्रीज में नाइकी अपनी एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस कुछ चीजें मूव कर रहा है।
समझ रहे हैं ना आप? लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि मलेशिया इज लाइक, नो, मलेशिया इज नॉट डूइंग एनीथिंग, मलेशिया इज जस्ट अ वेन्यू फॉर चीप लेबर। तो ये जो टेक्नोलॉजी हो रही है, जो मलेशिया's एक्सपर्ट, डोंट लुक एट मलेशिया's एक्सपर्ट, लुक व्हिच कंपनीज आर मेकिंग देम। वो जो चिप्स की जो बात कर रहे हैं आप, टेक्नोलॉजी, क्या वो ताइवानीज कंपनीज हैं या चाइनीज कंपनीज हैं? तो जब चाइना में बनते थे तो भी वो चाइनीज कंपनी थी, देन चाइना मे हैव मूव्ड इट्स मैन्युफैक्चरिंग टू मलेशिया फॉर लेस कॉस्ट। सो इट माइट बी द सेम कंपनी दैट इज मूविंग। जैसा एप्पल को ले लें आप, चाइना में बना रहा था, अब वो इंडिया को शिफ्ट कर दिया। तो आप कहेंगे कि इंडिया इज डूइंग वेल, इज चाइनीज, इज अमेरिकन टेक्नोलॉजी, इट्स एन अमेरिकन कंपनी, दे आर जस्ट मूविंग टू ए प्लेस विच इज, जो इंडिया की, जो अमेरिका की नई पॉलिसी है, जो कहते हैं ना फ्रेंड शोरिंग, क्योंकि वो चाइना के साथ अभी इतना इख्तिलाफ हो रहा, सो दे डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन चाइना, दे आर मूविंग इट, बट इट इज एन अमेरिकन कंपनी विद अमेरिकन डिजाइन्स एंड अमेरिकन टेक्नोलॉजी। खाली वो लोकल वेन्यूज को यूज कर रहे हैं बिकॉज दे आर सेफर और दे हैव चीपर लेबर, या दे हैव हाईली टैलेंटेड। मेरा भाई जो है सो चंद साल पहले शायद इंडिया गया हुआ था कोई ऑफिस खोलने के लिए उसकी कंपनी के लिए। तो he had not expected कि रियल एस्टेट प्राइसेस मुंबई में, उसका ऑफिस केंटाकी में था, कि इतने महंगे हैं कि अमेरिका में कभी उतनी महंगे ऑफिस उसको नहीं नजर आ रहे थे। तो ही सेड कि मैं जो सैलरीज में पैसे बचा रहा हूँ वो रियल एस्टेट में खत्म हो जाएंगे। और उस जमाने में होम से वर्क करने का कल्चर नहीं था। तो ही सेड मैं इतना बड़े बड़े ऑफिसेज अगर लूंगा, लोग आएंगे तो रियल एस्टेट में बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। तो ही वाज कंफ्यूज्ड। तो मुझे याद है मैंने उसे कहा तुम बांग्लादेश चेक कर लो। तो ही वेंट टू बांग्लादेश, वहां पे उनको मिल गया कि दे फाउंड चीपर रियल एस्टेट एंड दे फाउंड इंजीनियर्स हु कुड वर्क। तो वो ऑफिस वहां चला गया, क्योंकि इंडिया के, तो इट्स नॉट कि इंडिया वाज नॉट एक्सेप्टेबल, द कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग टू इंडिया बिकॉज ऑफ रियल एस्टेट की वजह से जरा महंगा हो गया था। अगर वो इंडोर वगैरह करते, इंडोर या मध्य प्रदेश बिहार में आउटसोर्स कर देते तो शायद सस्ता हो जाता। सो दीज आर सम ऑफ द पॉलिसीज। बट इंडिया जो चाह रहा है, इंडिया इज नॉट इंटरेस्टेड इन जस्ट बिकमिंग ए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ये नहीं कि ये ले लीजिए जमीन, यहाँ पे आप मैन्युफैक्चर कर लें। इंडिया वांट्स द टेक्नोलॉजी, इंडिया वांट्स द हाईटेक जो ट्रांसफर होंगी ताकि इंडियन कंपनीज उसको मैन्युफैक्चर करें। तो उसमें क्या होगा कि दूसरी चीजें भी डिवर्सिफाई हो जाती। तो फॉर एग्जांपल लेट अस से कि BMW अगर एक फैक्ट्री खोल देता है ऐसे कश्मीर में, ठीक है, कश्मीरियों को जॉब्स मिल जाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर BMW की टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफर हो जाती है, देन ए लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट हो जाएगी, नॉट जस्ट इन कार मैन्युफैक्चरिंग बट इन लॉट्स ऑफ अदर रिलेटेड इंडस्ट्रीज। समझ रहे हैं आप? क्योंकि वो जो साइंस है वो भी आ जाएगी ना गाड़ी के साथ। तो जो लर्निंग है BMW की, इतने सालों की जो रिसर्च है ऑन मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग ऑन हाउ टू मेक गुड डिजिटल क्लॉक्स जो गाड़ी में होती हैं, हाउ टू मेक GPS, हाउ टू यूज चिप्स इन मैकेनिकल प्रोसेसेस, राइट? अब गाड़ियां खुद से रुक जाती है, मेरी गाड़ी खुद से रुक जाती है जब मैं चलाता हूँ। तो ये टेक्नोलॉजी भी बनाना आ जाएगा आपको, सो यू कैन यूज दैट फॉर मेनी अदर थिंग्स इंक्लूडिंग ट्रेन्स, राइट? बैलगाड़ी अगर आ गई रोड पे तो ट्रेन रुक सकती है। आई डोंट नो व्हेदर इट विल स्टॉप, बट आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि ये दिस लर्निंग कैन रिवाइटलाइज इकोनॉमी को जरा इंस्पायर कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, इट वाज एन इंटरेस्टिंग टॉक। इंडियाज पोजीशन इन द ग्लोबल साउथ और किस तरह जो चीज़ें हैं वो अनफोल्ड होंगे एंड द स्टेट क्राफ्ट एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम, फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स सर। थैंक यू खैबर साहब। थैंक यू।